आइए बात करते हैं एक हिस्टोरिक बट कंट्रोवर्शियल मूव की। 1 जनवरी 2026 से यूरोप का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। बुल्गारिया, जो कि यूरोपियन यूनियन का सबसे गरीब मेंबर माना जाता था, वो ऑफिशियली यूरोजोन का 21st मेंबर बन गया है। और ये सिर्फ इकोनॉमिक डिसीजन नहीं है, इसके साथ आपको दिखेगा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पब्लिक ओपोजिशन, प्रो रशियन पार्टीज का रेजिस्टेंस, ये सभी खेल बुल्गारिया में खेले जा रहे हैं। तो सवाल है, यूरोजोन ज्वाइन करना बुल्गारिया के लिए इंटीग्रेशन है या फ्यूचर के किसी क्राइसिस को जन्म देना है? ये सभी सवाल आपको इस वीडियो के अंदर जवाब के रूप में मिल जाएंगे। तो देखिए, ये यूरोजोन क्या होता है। ये कंसेप्ट 1992 से मास्ट्रिच ट्रीटी के थ्रू एग्जिस्टेंस में आया था और इस ट्रीटी के अंदर चार चीजें एस्टेब्लिश की जाती हैं: इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन, कॉमन करेंसी जिसे हम यूरो कहते हैं, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम और यूरोपियन सेंट्रल बैंक। सिंपल वर्ड्स में यूरोजोन वो ग्रुप है जहां यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज अपनी नेशनल करेंसी को छोड़कर यूरो को अडॉप्ट करते हैं। तो यूरोपियन यूनियन में एट प्रेजेंट 27 मेंबर्स हैं, जिसमें से 21 यूरोजोन के मेंबर्स भी हैं। 6 कंट्रीज ऐसे हैं जो अब भी अपनी करेंसी ही यूज कर रहे हैं। बुल्गारिया के ज्वाइन करने से यूरो यूज करने वाली पॉपुलेशन 35 करोड़ यानी कि 350 मिलियन तक पहुंच चुकी है। और इस यूरो से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हैं। अंडोरा, मोनाको, वेटिकन, सैन मारिनो, ये भी यूरो यूज करते हैं एग्रीमेंट के साथ। कोसोवो, मोंटेनेग्रो, ये यूरो यूज करते हैं विदाउट एग्रीमेंट। पर ये सभी देश यूरोजोन के मेंबर नहीं हैं। बुल्गारिया से पहले 2023 में क्रोएशिया यूरोजोन का मेंबर बना था। तो बुल्गारिया और उसकी करेंसी का अब क्या होगा? बुल्गारिया अपनी हिस्टोरिक करेंसी लीव को रिटायर कर रहा है। लीव की हिस्ट्री क्या है? इसे 1881 में इंट्रोड्यूस किया गया था और 1997 तक ये डिशमार्क के साथ पैक्ड थी, मतलब लिंक थी। बाद में इसे यूरो के साथ पैग कर दिया गया था। इसका मतलब यह है कि प्रैक्टिकली अगर हम देखें, बुल्गारिया पहले से ही यूरो के साथ अपनी करेंसी को टाइटली लिंक कर रहा था। तो अब डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हम सिर्फ एक फॉर्मल अडॉप्शन की तरफ आगे जा रहे हैं। पर सवाल यह है कि भाई, ये सभी देश यूरोजोन ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं? यूरोजोन मेंबरशिप के काफी बेनिफिट्स हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट्स के तौर पे अगर हम देखें तो आपकी कोई करेंसी एक्सचेंज कॉस्ट नहीं लगती है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इजी हो जाता है, आपको बेटर प्राइस कंपैरिजन मिलेगा और कंपटीशन भी इंक्रीज होगा। मतलब आप बुल्गारिया जैसी छोटी मार्केट को एक बड़े इंटीग्रेटेड मार्केट का हिस्सा बना रहे हैं और वहां के बिजनेसेस को इस बड़े मार्केट का एक्सेस मिल जाता है। मॉनेटरी स्टेबिलिटी भी मिलती है क्योंकि यूरोपियन सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन टारगेटिंग करता है 2% की। इंटरेस्ट रेट लोअर रहते हैं और साथ में एक्सटर्नल करेंसी रिस्क से भी आपको प्रोटेक्शन मिलती है। वहीं इसके पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक आउटकम भी हैं। यूरो को हम यूरोपियन इंटीग्रेशन का सिंबल मान सकते हैं। डॉलर के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी है। टूरिज्म को बूस्ट मिलता है, ट्रैवलर्स को इस करेंसी का यूज करना आसान पड़ता है। मतलब बुल्गारिया के लिए यहां पर नेट गेन ही नजर आएगा। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की गवर्निंग काउंसिल में सीट मिलेगी, पॉलिसी मेकिंग में बुल्गारिया अपनी बात रख पाएगा और इन्वेस्टर्स को बुल्गारियन इकोनॉमी एक स्टेबल इकोनॉमी नजर आएगी। क्योंकि यूरोजोन ज्वाइन करना इतना आसान नहीं होता, इसके अपने कुछ रूल्स होते हैं, ये ऑटोमेटिक नहीं होता है। यूरोपियन यूनियन ने कन्वर्जेंस के लिए खास क्राइटेरिया रखा है। मतलब कंट्रीज को अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, फिस्कल डेफिसिट और डेट को लिमिटेड रखना पड़ेगा, एक्सचेंज रेट स्टेबल होना चाहिए जिसकी टेस्टिंग एडवांस हो जाएगी। साथ में सेंट्रल बैंक पर गवर्नमेंट का होल्ड नहीं होना चाहिए, मतलब सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंट होना चाहिए और कंट्री के नेशनल लॉज यूरोपियन यूनियन की ट्रीटीज के साथ अलाइन होते हों। मतलब सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, लीगल और इंस्टीट्यूशनल अलाइनमेंट भी जरूरी है। तो सवाल है कि क्या ये यूरो बुल्गारिया में तुरंत इंप्लीमेंट हो गया? ऐसा भी नहीं हुआ। ट्रांजिशन के लिए स्मूथ टाइम रखा गया है। जनवरी 1 से लीव और यूरो दोनों ही वैलिड होंगे और फिर फरवरी 1 से सिर्फ यूरो लीगल टेंडर होगा। शॉप्स को अगस्त 2025 से ही डुअल प्राइस डिस्प्ले करना मैंडेटरी कर दिया गया था। तैयारी एडवांस में चल रही है। तो इस स्टेप का ऑपोजिशन बुल्गारिया में क्यों हो रहा है? यहां पे आती है कंट्रोवर्सी। पहला रीजन बताया जाता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पिछले 4 सालों में 7 बार इलेक्शन हो चुके हैं, करप्शन के एलिगेशन हैं। दिसंबर 2025 में ही प्राइम मिनिस्टर रोजेन जेलेंस्कोव रिजाइन कर चुके हैं। पब्लिक ट्रस्ट वीक है,
लोगों का यह मानना है कि इतना बड़ा स्टेप बिना कंसेंसस के लिया जा रहा है, और इन्फ्लेशन का डर भी है कि इस स्टेप का बहाना करके रिटेलर्स प्राइसेस को आर्टिफिशियली इंक्रीज ना कर दें। साथ में ग्रीस स्टाइल के क्राइसिस का भी डर बना हुआ है, और रशियन फैक्टर को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बुल्गारिया रशिया के साथ कल्चरली इंक्लाइंड रहा है, वहां पे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कल्चर दोनों देशों को जोड़ता रहा है। ब्लैक सी की प्रॉक्सिमिटी है और हिस्टोरिकल सिंपैथी भी है। और बुल्गारिया की फार राइट रिवाइवल पार्टी कहती है कि यूरोजोन में जाने का मतलब है ग्रीस स्टाइल के डेट क्राइसिस को बुल्गारिया में लेके आना। रशिया भी यूरोपियन यूनियन और नेटो एक्सपेंशन को थ्रेट मानता है, इसलिए प्रो रशिया ग्रुप्स भी इस स्टेप को ओपोज कर रहे हैं। बुल्गारिया ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन और नेटो का मेंबर है, पर आइडेंटिटी कंफ्लिक्ट में है। वेस्ट के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ईस्ट के साथ कल्चरल एंड पॉलिटिकल नॉस्टैल्जिया, और यूरोजोन ज्वाइन करना एक क्लियर जियोपॉलिटिकल सिग्नल देता है कि बुल्गारिया का फ्यूचर यूरोप के साथ ही है। तो सवाल बना, इस इंटीग्रेशन से रिस्क आएगा क्या? यूरोजोन का मेंबर बन जाना कोई सिल्वर बुलेट नहीं है, मतलब कोई गारंटी नहीं मिलेगी कि आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आ जाएगा। पर लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और पॉलिसी डिसिप्लिन जरूर बुल्गारिया को बेनिफिट करेगा। अगर बुल्गारिया में गवर्नेंस काफी अच्छा रहा तो यूरो डेफिनेटली ग्रोथ का एक टूल एंड इंजन बन जाएगा, पर अगर करप्शन कंट्रोल नहीं हुई तो रिस्क एज इट इज बना रहेगा।